गर्मी में दो अमीर दो गरीब गर्भवती बहू। गर्मी से भीगी हुई गर्भवती सुमन घर की सफाई कर रही होती है। वहीं रुचिका और निशा एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से सोफे पर बैठी हुई नारियल पानी पी रही होती हैं। तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। तभी रुचिका जेठानी होने की धौंस जमाते हुए कहती है, अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, सुनाई नहीं देता क्या? कब से डोरबेल बज रहा है, जाकर देख दरवाजे पर कौन है। जी जेठानी जी। सुमन जल्दी से दरवाजा खोलती है। सामने ड्राइवर खड़ा होता है। उसके हाथ में बहुत सारे खिलौने और महंगे कपड़ों का बॉक्स होता है। अरे मोहन, अंदर आ जाओ। बीबी जी, साहब जी ने आप दोनों और आपके होने वाले बच्चे के लिए ये सब कुछ भेजा है। ये सारा सामान यहाँ रख दो और तुम जाओ। इतने में संगीता मंदिर से लौट आती है। तभी रुचिका और निशा कहती हैं, मम्मी जी, हम दोनों के डैडी ने हमारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए ये खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट भेजा है, जबकि अभी तो हमारी प्रेगनेंसी का पहला ही महीना है। ये सब देखकर सुमन वहां से जाने लगती है, मगर संगीता बेचारी गरीब बहू को ताना दिए बगैर कहाँ रहने वाली थी। अरे ओ मेरी गरीब बहू, मुंह छिपाकर कहाँ जा रही है? देख, मेरी अमीर बहू के पिता ने कितना कुछ भेजा है, तेरे गरीब बाप के घर तो कुछ भी नहीं आया। मम्मी जी, देवरानी जी के गरीब मायके वालों से दहेज में खोटा सिक्का तो दिया नहीं गया, तो अब बच्चा होने पर भी क्या ही उम्मीद लगाना। ये सुनकर गरीब लाचार बहू आंखों में आंसू लिए रोते हुए रसोई में आ जाती है, जहां फटी पुरानी साड़ी में खड़ी गीतू भरी गर्मी में खाना बना रही होती है। कहानी है संगीता देवई के घर की। संगीता इस दोहरे स्वभाव के कारण ही निशा और रुचिका का अमीर घर से होना, अमीर खानदान से होने के कारण दोनों बहुएं अपने साथ ढेरों दहेज लेकर आती हैं। वहीं गरीबी के कारण सुमन और गीतू के पिता संगीता को दहेज नहीं दे सकते, इसीलिए संगीता ने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अपनी दोनों गरीब बहुओं के सर पर थोप दी। और कुछ वक्त पहले चारों बहुएं गर्भवती हो गईं और अब अमीर गरीब बहुओं में फर्क का ये फासला और भी ज्यादा हद तक बढ़ गया। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? गीतू, आखिर माँ जी और हमारी जेठानियों को हम दोनों को गरीबी का ताना मारकर क्या मिलता है? जब से माँ जी को पता चला है कि हमारी जेठानियाँ गर्भवती हैं, वो उनका कितना ख्याल रख रही हैं। हम दोनों भी तो गर्भवती हैं, मगर माँ जी को हमारी कोई परवाह नहीं, इसलिए कि हम गरीब हैं। एक औरत के लिए गर्भावस्था का वक्त कहाँ तो खुशियों भरा होता है, मगर खुशी का वो दोनों गरीब गर्भवती बहू के लिए कुड़न बन गया। दोनों बहू सारा दिन किचन में खाना बना बना कर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने जा रही होती हैं, तभी निशा कहती है, अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, कहाँ जा रही हो? जेठानी जी, हम आराम करने जा रहे हैं। देख लीजिए मम्मी जी, हमारी दोनों की दोनों देवरानियां एकदम कामचोर हो गई हैं। इनसे कहकर हमारा कमरा क्लीन करवा दीजिए। मगर जेठानी जी, सुबह ही तो मैंने आप दोनों का कमरा साफ किया था तो फिर से कर दोगी तो फिर हाथ घिस जाएंगे क्या? वैसे भी प्रेगनेंसी में हर 2 घंटे बाद कमरा हाइजीन होना चाहिए। और हाँ, हमारे कमरे के पर्दे और बेडशीट भी बदल देना। एक के बाद एक करके अमीर घमंडी गर्भवती बहुएं दोनों गरीब गर्भवती बहू को ढेर सारा काम दे देती हैं, जिसे करने में उन्हें सारा दिन बीत जाता है और शाम ढल जाती है। थकान के मारे बेचारी बहुओं का चेहरा चढ़ जाता है। माँ जी, खाने में क्या बनाना है? अरे मुझसे क्या पूछती हो, मेरी प्यारी बहुओं से पूछो। तो देवरानी जी, मुझे ना कड़ी चावल खाने की बहुत क्रेविंग हो रही है, तो तुम वही बना दो और मेरे लिए पनीर भुर्जी बना देना। ये पकड़ पैसे और बाजार से एक पनीर ले आना, और सुन, जरा बाजार के नुक्कड़ से आते वक्त नारियल पानी का गड्ढा भी लेते आना। माँ जी, हम दोनों भी तो गर्भवती हैं, ऐसी हालत में भारी उठाना हमारे और हमारे बच्चे के लिए सही नहीं। ज्यादा बहानेबाजी मत करो। अरे हमारे जमाने में औरतें 9 महीने पेट से होकर भी खेती बाड़ी करके बोझा ढोके भी हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करती थी। अब चुपचाप जाओ। संगीता की बात के आगे दोनों गरीब बहुओं की एक नहीं चलती और बेचारी गर्भवती बहुएं भरी गर्मी में पसीने से तर होकर पैदल पैदल ही बाजार जाकर खरीदारी करके आती हैं। अब गुजरते वक्त के साथ एक एक महीना करके अमीर गरीब बहुओं को गर्भावस्था का 6ठे महीना चढ़ जाता है। सुमन, गीतू, अरे कहाँ मर गई दोनों? जल्दी यहाँ आओ। जी माँ जी, बुलाया? हाँ, ये सारे फल धोकर फ्रिज में रख दो, और खबरदार जो एक भी फल को खाया तो जल्दी से ये फल छील कर मेरी बहुओं को दे आओ। संगीता अपनी अमीर गर्भवती बहू की सेवा बाड़ी में लगी रहती।
वहीं गरीब गर्भवती बहुओं को 2 वक्त के पेट भर कर खाना देने पर भी वो आफत करती और उन्हें आधा पेट ही खाना देती। माँ जी, अब हमसे ये साड़ी नहीं पहनी जा रही। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही तुम दोनों के लिए सूती के आरामदायक कपड़े ले आऊंगी। संगीता की इस बात पर दोनों अमीर बहुएं आपस में फुसफुसाती हुई कहती हैं, यार रुचिका, मम्मी जी की कंजूसी को तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये अठन्नी चवन्नी के पीछे कितना सर खपाती हैं। कहीं फुटपाथ से सस्ता सा फैब्रिक न खरीद लाए हम। एक काम करते हैं कि हम मीशो से ड्रेस ऑर्डर कर देते हैं। मम्मी जी, आपको गर्मी और धूप में बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। हम मीशो से गर्मी के कपड़े ऑर्डर कर देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप परेशानी उठाएं। संगीता अपनी अमीर बहुओं की मक्खनबाजी भरी बातों में आ जाती है, तो वहीं गरीब गर्भवती बहुएं सारा दिन गर्मी में किचन में खाना बनाती, जिससे पूरा किचन गर्मी के भपके से भर जाता है, जिससे गर्मी के मारी गीतू बेहोश होकर गिर जाती है। गीतू, गीतू क्या हो गया? गीतू आंखें खोलो। माँ जी जल्दी आइए। क्या हो गया? क्यों सारा घर सर पर उठा रखा है? माँ जी, गर्मी के कारण गीतू बेहोश हो गई है। संगीता जग भरकर ठंडा पानी गीतू के मुंह पर डाल देती है, जिससे वो घबरा कर आंखें खोलती है। ले, आ गई होश में। पानी पानी, मैं पानी लाती हूँ गीतू। सुमन जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलती है, तभी निशा और रुचिका उसका हाथ पकड़कर फ्रिज से दूर झटक कर कहती हैं, अरे ओ हमारी गरीब देवरानी, ये फ्रिज हमारे डैडी ने हमें दहेज में दिया है। इतने महंगे फ्रिज का पानी पीने की तुम्हारी औकात नहीं। जेठानी जी, अरे आप दोनों के सीने में दिल नहीं है क्या? माँ जी, आप ही कुछ कहिए ना। सही तो कह रही हैं मेरी दोनों अमीर बहुएं। अरे तुम गरीब सारी जिंदगी मिट्टी के सने रहते हो, इसलिए जाकर अपनी औकात के हिसाब से मटके का पानी पिला। निशा बहू, रुचिका बहू, तुम दोनों को मेरे साथ हॉस्पिटल चलना है। आज तुम्हारा रूटीन चेकअप है। गाड़ी बाहर खड़ी है। मम्मी जी, आप हमसे कितना प्यार करते हैं। हमारी तो ऐश है, एसी की ठंडी हवा में बैठकर अस्पताल जाना और आना, मजा आएगा। गुजरते समय के साथ देखते ही देखते गोद भराई का दिन आता है, जिसमें संगीता अमीर गर्भवती बहुओं की गोद भराई के लिए महंगा सा लहंगा और सोने के गहने देती है, और वहीं गरीब गर्भवती बहुओं को सस्ती साड़ी देती है, जिसे पहनकर गरीब बहुएं खुशी से गोद भराई में आती हैं और गोद भराई शुरू होती है। तभी जैसे ही संगीता अपनी बहू को आशीर्वाद देने के लिए आगे आती है, तो वो कहती है, रुक जाइए मम्मी जी, हमें आशीर्वाद पहले हमारी मम्मी देंगी, क्योंकि आप तो विधवा हैं और विधवा का परछावा गर्भवती बहुओं पर पड़ना सही नहीं होता। अमीर बहू की ये बात संगीता के दिल में घाव बन जाती है और वो आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगती है कि तभी उसकी गरीब गर्भवती बहुएं उससे कहती हैं, रुकिए माँ जी, हमारे होने वाले बच्चे को आशीर्वाद दिए बिना आप कहाँ जा रही हैं? मगर बहू, मैं तो विधवा हूँ। माँ जी, उससे पहले आप एक माँ हैं और एक माँ का आशीर्वाद गर्भवती औरत के लिए बहुत बड़ा होता है। हमें आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद संगीता अपने दोनों गरीब गर्भवती बहुओं को खुशियों से भरकर आशीर्वाद देती है और कहती है, मुझे माफ कर देना बहू, मैं तुम दोनों के साथ हमेशा फर्क करती रही और तुम्हारे अपनेपन को ठुकरा दिया। गर्भावस्था में भी तुम्हें आइसक्रीम जैसी छोटी बड़ी चीज के लिए तरसाया और अपनी अमीर बहू के लिए इतना सब किया, मगर उनके लिए आज उनकी सास का आशीर्वाद अपशगुन बन गया। मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आज हमारी देवरानियों ने हमारी आंखें खोल दी। आखिर में संगीता अपनी चारों अमीर गर्भवती बहू को खुशी से गले लगा लेती है और सभी खुशी के साथ घुल मिलकर रहने लगते हैं। शोभा सामने खड़ी शगुन को गुस्से से घूर रही होती है। तभी शोभा की तीनों गोरी चिट्टी घमंडी बहुएं आग में घी डालते हुए कहती हैं, देख लीजिए मम्मी जी, देवर जी ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बहन ब्यूटी कितनी सुंदर थी, मगर पता नहीं देवर जी को इस कोयले की खान में क्या नजर आ गया, जो इसे शादी करके घर ले आए। अरे हमारी देवरानी इतनी काली कलोटी है, ऊपर से दहेज भी नहीं लेकर आई। तीनों घमंडी जेठानियां शगुन को उसके काले रंग के लिए तीखे ताने मारती हैं, जिस कारण शगुन की आंखों में आंसू भर आते हैं। जिस पर प्रेम कहता है, बस कीजिए भाभी, अब मैं अपनी पत्नी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। माँ, अगर आप शगुन को नहीं अपनाएंगी तो मैं चला जाता हूँ। रुक जा प्रेम बेटा, तारा बहू, जा आरती की थाली और कलश ला। इसके बाद शोभा गुस्से में अपनी काली बहू का गृह प्रवेश कराती है। तभी जैसे ही शगुन प्रेम के साथ उसके कमरे में जाने लगती है, चंचल, जिया और तारा
शगुन के काले घने लंबे बाल देखकर चिढ़ जाती हैं। तुम दोनों ने देखा हमारी इस काली देवरानी के बाल कितने लंबे और घने हैं। अरे सच कहूँ तो मुझे तो उसके काले लंबे बालों से जलन हो रही है। अपनी देवरानी के काले लंबे बालों से चिढ़कर तीनों जेठानियां अगले ही दिन से शगुन पर जुल्म ढाने लगती हैं। शगुन शीशे के आगे बैठकर अपने लंबे बालों की चोटी बना रही होती है। तभी चंचल जेठानी होने की धौंस जमाते हुए कहती है, अरे ओ जली हुई उपली, अगर बाल सवार लियो हो तो चलकर हमारे लिए चाय बना। जी आई जेठानी जी। शगुन जल्दी से अपनी जेठानी और सास को चाय बनाकर देती है। तभी जिया उसे लंबी सी खाने की लिस्ट देती है। ये ले खाने की लिस्ट, आज तुझे खाने में ये सब कुछ बनाना है। मगर जेठानी जी, इतना सारा खाना मैं अकेले कैसे बनाऊंगी? रसोई में बहुत गर्मी है। क्यों रे बिल्लो रानी, इतने लंबे बालों में तुझे गर्मी नहीं लगती? ये बहानेबाजी छोड़कर जाकर खाना बना, वरना तेरी ये काली मोटी चोटी काट कर फेंक दूंगी। अपनी घमंडी जेठानियों की धौंस भरी धमकी सुनकर बेचारी बहू सारा दिन गर्मी में पसीने में तर होकर पकवान बनाती है। तभी चंचल एक और वैरायटी बढ़ा देती है। ये पकड़ो पनीर, इसकी स्वादिष्ट सी सब्जी बनाना, और हाँ, ये खरे मसाले सिलबट्टे पर पीस कर डालना। शगुन सिलबट्टे पर मिर्च मसाले पीस कर सब्जी बनाती है, मगर उसके हाथ मिर्च से भभकने लगते हैं। अब अक्सर जिया, चंचल और तारा शगुन को ऐसे ही सताया करती। वो कभी उसे चिलचिलाती कड़ी धूप में कपड़े धुलवाती तो कभी उससे दोपहर में बाजार के चक्कर कटवाती। तभी एक दिन सभी के पति निराश होकर घर आते हैं। क्या हुआ जतिन, तुम इतने परेशान क्यों हो? गवर्नमेंट ने हमारी फैक्ट्री बंद करवा दी है क्योंकि वो जगह सरकार की जमीन में है। पता नहीं क्या होगा। ये सुनकर तीनों जेठानी देवरानी के खिलाफ शोभा के मन में जहर भर देती हैं। हमारे इस काली देवरानी के कदम हमारे घर में क्या पड़े? हमारा घर आज दाने दाने पर आफत हो गया है। अरे ये तो मुझे कोई डायन लगती है, इतने लंबे घने बाल डायन के होते हैं। हाँ, ये अब शगुनी हमारे घर की खुशियां तो खा गई, कहीं हमारे पतियों को भी ना खा जाए। अपनी बहुओं के भड़कावे में आकर शुभा बड़ी ही बेरहमी से बेचारी बहू के बालों को कसाई की तरह खींचते हुए उसे घर से निकाल देती है। रुक जाइए माँ जी, भगवान के लिए मुझे घर से मत निकालिए। मेरे बाल माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए। चली जा यहाँ से और अपनी मनहूस काली शक्ल कभी मत दिखाना। शगुन रोते हुए सुनसान डगर पर चलते हुए जंगल चली आती है, जहाँ एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे होते हैं। तभी शगुन देखती है कि एक जहरीला काला बिच्छू तपस्वी को काटने वाला होता है। इससे पहले कि ये बिच्छू साधु बाबा को काटे, मुझे कुछ करना होगा। साधु बाबा की जान बचाने के लिए शगुन बिच्छू को अपने हाथ से मार देती है, जिस कारण शगुन का पूरा शरीर नीला पड़ने लगता है और साधु बाबा आंखें खोलते हैं। हे शिव शंभू, बेटी तुमने ये क्यों किया? साधु बाबा, आप तपस्या में लीन थी। अगर मैं आपको बताती तो आपकी तपस्या भंग हो जाती। शगुन का सुलझा स्वभाव देखकर तपस्वी एक मंत्र बोलते हैं, जिससे बिच्छू का जहर कट जाता है। बाबा, आपने मुझे इस जहर से आजाद क्यों किया? मैं जीना नहीं चाहती बाबा। मगर बेटी तुम ऐसा क्यों कहती हो? शगुन फूट फूट कर रोते हुए साधु बाबा को बताती है कि कैसे उसकी जेठानियों ने उस पर जुल्म ढाए। रो मत बेटी, आज से तुम्हारे बाल सोने के जादुई बाल बन जाएंगे। इन बालों को तुम जितना काटोगी ये उतने ही बढ़ते जाएंगे। अचानक शगुन के बाल लंबे सोने के घने बाल में बदल जाते हैं और शगुन अपने ससुराल लौट आती है। तू फिर से मुंह उठाकर चली आई। अरे तेरी वजह से आज मेरे घर में दाने दाने के लाले पड़े हैं। मेरा परिवार भूख से मर रहा है। माँ जी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। देखिए, मेरे बाल सोने के हो गए हैं। शगुन के सोने के सुंदर बाल देखकर जलोकड़ी जेठानियों का मन लालच से भर जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारी प्यारी देवरानी, आओ आओ, अंदर आओ ना। तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? अपनी ससुराल की बिगड़ी माली हालत को देखकर शगुन अपने सोने के जादुई बाल को काटकर उसे शोभा को देकर कहती है, माँ जी, ये लीजिए, मेरे ये सोने के बालों को बेचकर राशन पानी मंगवा लीजिए।
शगुन जितने सोने के बाल काटती है उसके सोने के बाल दुगने बढ़ जाते हैं। जिया, तारा और चंचल अपनी काली देवरानी के सोने के बाल पर चर्चा करती हैं। यार, हमारी काली देवरानी तो सोने की मुर्गी बन गई। अब तो इसके सोने के बालों से हम बहुएं भी अपने हर शौक पूरे कर पाएंगी। अगले दिन शगुन अपने सोने के बालों को संवार रही होती है कि तभी तीनों उसके पास आती हैं। अरे जेठानी जी, आप तीनों यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? देवरानी जी, पहले तो हमें माफी दे दो, हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया था। ये चंचल इस कल्लोमाई की चापलूसी ही करती रह जाएगी। अब तू ही कुछ करता रहा। देवरानी जी, तुम्हारे पास सुंदर सोने के बाल हैं। तुम चाहो तो इस झोपड़ी को एक बड़े से बंगले में बदल सकती हो। जेठानी जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं अपने सोने के बाल से अपने घर के हालात जरूर बदलूंगी। शगुन अपने सोने के बालों को काट लेती है, जिससे शगुन के सोने के बाल पहले से भी ज्यादा घने और घुटनों से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं, जिनसे शगुन अपने गरीब ससुराल को आलीशान बड़े से घर में बदल देती है। जिसके बाद तीनों जेठानी फिर से अपना लालच लिए उसके पास आती हैं। जेठानी जी, आप तीनों यहाँ? आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या? देवरानी जी, वैसे तो तुमने अपने सोने के जादुई बालों से ये बंगले जैसा घर बना दिया, मगर एयर कंडीशनर और फ्रिज के बिना ये बड़ा घर तो फीका ही है। और फिर माँ जी भी ठंडे पानी के लिए कितना तरसती हैं। हमसे तो देखा नहीं जाता। अगर हमारे पास तुम्हारी तरह जादुई सोने के बाल होते तो हम खुद ही सब कुछ कर लेते। अच्छा, हम चलते हैं। ठहरिए जेठानी जी, ए मेरे जादुई सोने के बाल, दिखा दिए अपना कमाल। शगुन के इतना कहते ही उसके सोने के बाल घने लंबे होकर लहराने लगते हैं, जिन्हें काटकर शगुन सुनार से बेचकर घर के लिए कई सारे एयर कंडीशनर, एसी और फ्रिज लेकर आती है। अब तीनों जेठानी एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठी रहती। वहीं बेचारी काली देवरानी सारा दिन काम करती और तीनों चिलोकड़ी बहुएं भोली शगुन से उसके सोने के बाल मांगती और कभी महंगी साड़ियां और सैंडल खरीदती तो कभी सारा दिन अपने लिए आइसक्रीम, जूस, पेस्ट्री पर खूब सारा पैसा खर्च करती। देवरानी जी, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए, हमें अपने सोने के बाल दे दो। जी नहीं जेठानी जी, अब मैं आप सभी को अपने सोने के बाल नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि आप सभी मेरे सोने के बालों का गलत इस्तेमाल करते हो। ये सोने के बाल मुझे इसलिए मिले हैं ताकि मैं गरीब लाचार लोगों की मदद करूं। ये सुनकर तारा जी और चंचल चिढ़कर शगुन के काले रंग पर ताने कसती हैं। काली कलौटी कहेंगी, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। सर पर सोने के बाल क्या आ गए, खुद को हूर की परी समझने लगी है। आज हम तेरे सोने के बाल ही काट देंगे। तारा जैसे ही शगुन के सोने के बाल काटने आगे बढ़ती है, तभी शगुन के सोने के बाल तारा की गर्दन बांध देते हैं। माँ, मेरा दम घुट रहा है। जिया, चंचल बचाओ मुझे। मेरे जादुई सोने के बाल, जेठानी जी को छोड़ दो। इसके बाद सभी कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं और शगुन शोभा को सब कुछ बताती है। शर्म करो निकम्मियों, आज इस घर की नींव तुम्हारी देवरानी के सोने के बालों के बदौलत है। तुम्हें अपनी देवरानी का एहसान मानना चाहिए, मगर तुम तीनों शगुन से चिढ़ती रहती हो। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं नहीं मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए ना मम्मी जी, हमें घर से मत निकालिए। जाने दीजिए माँ जी, जेठानी जी को माफ कर दीजिए, इन्हें एक और मौका दे दीजिए। शगुन अपनी जेठानियों को माफ कर देती है, जिसके बाद तीनों ही सुधर जाती हैं और शगुन के सोने के बालों से जलना छोड़ देती हैं।